प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में चैप्टर 3 के डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स में हम टॉपिक ले रहे हैं बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के जो बोल्ट होते हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में इन शॉक लोडिंग ऑन बोल्ट पर यदि शॉक लोड लग रहा है, एज इन केस ऑफ सिलेंडर हेड बोल्ट ऑफ आईसी इंजिन्स, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजिन्स में जो सिलेंडर हेड पर बोल्ट लगता है उसमें जनरली शॉक लोड लगता है, क्योंकि उसमें जो पावर जनरेट होती है उससे पावर स्ट्रोक के टाइम पर उसमें शॉक लोड लगेगा। द रेजिलियंस of the bolt should be considered in order to prevent breakage at the thread। यहाँ पर बोल्ट में कितना लचीलापन है यह कंसिडर करना जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रेकेज एट द थ्रेड पर ब्रेकेज को रोकने के लिए हमें ये जानना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि बोल्ट में कितना लचीलापन है ताकि वो इन शॉक लोड को सहन कर सके। इन एन ऑर्डिनरी बोल्ट शोन इन फिगर 1a। अब यहाँ फिगर जैसे कि फिगर 1 में दर्शाया हुआ है, एक ऑर्डिनरी बोल्ट दिया हुआ है। इस ऑर्डिनरी बोल्ट में ये हेड है, ये शैंक है और ये थ्रेड्स है। थ्रेड्स में जो कोड आया है DC, ये यहाँ पर थ्रेड के रूट से यहाँ तक का जो डाया है, ये कोड आया या इसको हम रूट डाया बोलते हैं, ये दिया हुआ है। नाउ द इफेक्ट ऑफ द इम्पल्सिव लोड्स अप्लाइड एक्सियली इज कंसंट्रेटेड ऑन द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बोल्ट आई द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड्स। द इफेक्ट ऑफ द इम्पल्सिव लोड्स जो लगते हैं उसके इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट होता है? अप्लाइड एक्सियली इज कंसंट्रेटेड ऑन द वीकेस्ट पार्ट, जो कि एक्सियली लग रहा है उसका जो इफेक्ट होता है वो कंसंट्रेट होता है ऑन द वीकेस्ट पार्ट। ये वीकेस्ट पार्ट है। इसका वीकेस्ट पार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यहाँ के शैंक के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर मटेरियल कम होता है क्योंकि कुछ मटेरियल थ्रेड बनाने में निकल जाता है। तो यहाँ पर एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जबकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसलिए इस केस में कोड आया पर एरिया कम होने के कारण ये वीकेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पर जब वीकेस्ट पार्ट है तो इस वीकेस्ट पार्ट पर कंसंट्रेट होता है एक्सियली अप्लाइड लोड। द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड्स, इस रूट वाले एरिया पर कंसंट्रेट रहेगा एक्सियल लोड। द स्ट्रेस इन द थ्रेडेड पार्ट ऑफ द बोल्ट विल बी हायर देन दैट इन द शैंक। इसलिए क्या होगा कि ये जो थ्रेड वाला जो पार्ट है यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। द स्ट्रेस इन द थ्रेडेड पार्ट ऑफ द बोल्ट विल बी हायर देन दैट इन द शैंक। इस शैंक के कंपैरिजन में शैंक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या शैंक का जो एरिया है, इस शैंक एरिया के कंपैरिजन में ये वाला जो एरिया है, कम वाला जो एरिया है, यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा क्योंकि ये एरिया कम है तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। इन से ग्रेट पोर्शन ऑफ द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब एट द रीजन ऑफ द थ्रेडेड पार्ट। इसलिए एनर्जी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो इस थ्रेडेड पार्ट से एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। विच में फ्रैक्चर द थ्रेडेड पोर्शन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल लेंथ, जिसके कारण कि यहाँ पर क्या फ्रैक्चर जनरेट हो जाएंगे, यहाँ से फ्रैक्चर होगा। फेलियर जो होगा वो पहले यहाँ से होगा, शैंक से फेलियर नहीं होगा, फेलियर यहाँ से होगा क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए फेलियर जो होगा यहाँ से होगा। यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इस वजह से यहाँ से फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो विच में फ्रैक्चर द थ्रेडेड पोर्शन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल लेंथ, तो ये जो स्मॉल लेंथ है, कम डायामीटर है, यहाँ से फ्रैक्चर होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। नाउ इफ द शैंक ऑफ द बोल्ट इज टर्न डाउन टू ए डायमीटर इक्वल और इवन स्लाइटली लेस देन द कोर डाया ऑफ द थ्रेड DC एज शोन इन फिगर 1B, जैसे 1B में दिखाया हुआ है। इसमें हमने क्या किया है कि इफ द शैंक ऑफ द बोल्ट इज टर्न डाउन, यहाँ पर जो बोल्ट है उसके शैंक को हमने टर्न डाउन कर दिया, टर्निंग करके इसका डायमीटर कम कर दिया। इसका डायमीटर कम करते हैं तो क्या होता है, टर्न डाउन टू ए डायमीटर इक्वल और इवन स्लाइटली लेस देन द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड DC। मतलब जितना यहाँ से मटेरियल निकला हुआ है, इस इतने मटेरियल को हमने यहाँ से टर्न कर दिया। तो ये टर्न इतना कर देंगे कि या तो ये कोर डाया जितना है, कोर डाया के बराबर इसको डायमीटर को कर देंगे, शंख का जो डायमीटर है उसके डायमीटर को हम इसके कोर डाया या रूट डाया जो है थ्रेड का, इसके बराबर कर देंगे या इससे थोड़ा कम कर देते हैं। देन शैंक ऑफ द बोल्ट विल अंडरगो ए हायर स्ट्रेस। इससे क्या होगा, देन शैंक ऑफ द बोल्ट विल अंडरगो ए हायर स्ट्रेस, जिससे कि शैंक जो है इसमें अब स्ट्रेस बढ़ जाएगा। पहले स्ट्रेस यहाँ पर ज़्यादा था, पहले यहाँ स्ट्रेस यहाँ ज़्यादा था, लेकिन हमने क्या किया कि जो शैंक था इसका डायमीटर ज़्यादा था तो हमने इसके डायमीटर को कम कर दिया। तो जब हमने इसके डायमीटर को कम कर दिया टर्न करके, तो अब यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया अब या तो इसके बराबर हो गया है या इससे कम है। यहाँ पर भी स्ट्रेस जो है वो अब ज़्यादा बढ़ गया। पहले स्ट्रेस यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, पहले स्ट्रेस यहाँ ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब जब हम इसको टर्न कर दिया तो अब यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ गया। देन द शैंक ऑफ द बोल्ट विल अंडरगो ए हायर स्ट्रेस। तब ये शैंक है बोल्ट का, दिस विल अंडरगो ए हायर स्ट्रेस, तो ये जो शैंक है वो हायर स्ट्रेस पे चला जाता है। दिस शैंक विल एब्जॉर्ब ए लार्ज पोर्शन ऑफ द एनर्जी। इससे क्या होगा कि ये जो शैंक है वो एक लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी का जो लार्ज पोर्शन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, दस रिलीविंग द मटेरियल एट द सेक्शंस नियर द थ्रेड। जिससे ये क्या है कि जो थ्रेड वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को ये यहाँ से रिलीव हो जाएगा, दस रिलीविंग द मटेरियल एट द सेक्शंस नियर द थ्रेड्स। तो यहाँ वाले मटेरियल को ये रिलीव कर देगा। द बोल्ट बिकम्स स्ट्रोंगर एंड लाइटर and it increasing the shock absorbing capacity of the bolt. Now the bolt becomes stronger and lighter. अब जब हमने इसको टर्न कर दिया तो टर्न करने से क्या होगा कि अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, बोल्ट की स्ट्रेंथ बढ़ गई एंड और ये हल्का भी हो गया, इसमें से मटेरियल निकल गया तो ये हल्का भी हो गया। एंड इट इंक्रीजिंग द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। इससे क्या होता है कि बोल्ट की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, शॉक को सहन करने की इसमें क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इसका बढ़ गया, मतलब इसकी नम्रता बढ़ गई। नर्मता जो थी इसकी वो नर्मता बढ़ गई, तो नर्मता बढ़ने के कारण बोल्ट की जब नर्मता बढ़ जाती है तो इसकी जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। दिस गिव्स द बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इससे क्या होगा कि ये बोल्ट की एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इस वाले केस में तो क्या था कि यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा था तो ये वीकेस्ट पार्ट था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था। तो यहाँ वीकेस्ट पार्ट था तो यहाँ पर फेलियर के चांसेस बन रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया कि इसका जो शैंक था उस शैंक को टर्न डाउन कर दिया। जो जब इसको टर्न कर देंगे तो इससे क्या होगा कि मटेरियल कम हो जाएगा, और मटेरियल इतना निकाला जितना कि यहाँ पर ये थ्रेड्स में निकला हुआ है, इतना मटेरियल हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। मतलब थ्रेड के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि अब इन दोनों की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो गई। यहाँ पहले स्ट्रेस ज़्यादा था, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ भी ज़्यादा हो गया। तो अब जब दोनों जगह मतलब एक साथ सा हो गया तो मतलब स्ट्रेंथ उसकी यूनिफॉर्म हो गई। जब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो गई तो उस केस में अब यहाँ पर इसका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बढ़ जाएगा, इसकी जो नर्मता है वो बढ़ गई। दिस गिव्स बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इससे क्या हुआ कि बोल्ट की एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो गई। द रेजिलेंस ऑफ ए बोल्ट मे ऑल्सो बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ।
अब इसकी जो नरमता है वो यदि बढ़ाना है तो इसका यदि लंबाई हम बढ़ाते हैं बोल्ट की तो उससे भी बढ़ सकती है। ए सेकेंड alternative method of obtaining the bolts of uniform strength is shown in figure 1c। अब दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड और दिया है इन्होंने यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए, बोल्ट की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड दिया है, ये फर्स्ट सी में। इसमें देखिए यहाँ से ये ड्रिल कर दिया है, इसमें ड्रिल करके इतना मेटल रिमूव कर देंगे जितना मटेरियल यहाँ थ्रेड्स में कम हुआ है। थ्रेड के कारण, यहाँ पर जो थ्रेड के कारण मटेरियल कम हुआ है इतना मटेरियल हम यहाँ से ड्रिल करके निकाल देते हैं, सेंटर में से, बैक साइड से, हेड के ऊपर से ड्रिल करके इस इतने मटेरियल को हमने निकाल दिया, डी डायमीटर के मटेरियल। An axial hole is drilled through the head as far as the thread portion, such that the area of the shank becomes equal to the root area of the thread. An axial hole is drilled through the head। अब हमने यहाँ पर हेड से एक एक्सियल होल ड्रिल किया जिसका डायमीटर है d। शैंक बिकम्स इक्वल टू द रूट एरिया ऑफ द थ्रेड्स। इससे क्या होगा कि ये जो शैंक का जो टोटल मटेरियल है, अब ये शैंक होलो हो गया, यहाँ होल करने से क्या हुआ, ये शैंक होलो हो गया, तो होलो शैंक का जो मटेरियल है वो मटेरियल यहाँ पर रूट डाया या कोर डाया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कोर डाया का है, इस एरिया पर जितना मटेरियल था उतने मटेरियल के बराबर इसका होलो सेक्शन का मटेरियल हो गया। मतलब यहाँ से जब हमने इधर से मटेरियल निकाल दिया तो जो मटेरियल बचा वो मटेरियल यहाँ पर इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो मटेरियल है उस मटेरियल के बराबर होगा। इतना मटेरियल हम इसमें से निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर मटेरियल सेम हो गया, इस इधर वाला मटेरियल और इधर वाला मटेरियल दोनों बराबर हो गए, तो इससे इसकी स्ट्रेंथ भी बराबर हो गई। नाउ लेट डी इज द डायमीटर ऑफ होल। डी जो है होल का डायमीटर है, जितने डायमीटर का हम इसमें ड्रिल कर रहे हैं वो डायमीटर है d। और डी ओ या डी जीरो इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द थ्रेड। यहाँ पर जो डी ओ है ये डी ओ, दिस इज द आउटसाइड डायमीटर, शैंक का डायमीटर, या हम कह सकते हैं इसका आउटसाइड डायमीटर, थ्रेड्स का जो आउटसाइड डायमीटर है वो है डी जीरो, या बोल्ट का आउटसाइड डायमीटर जो हुआ वो है डी ओ या डी जीरो। और डी सी इज द कोर और रूट डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ये जो थ्रेड है इसका रूट डायमीटर या कोर डायमीटर, चूड़ियाँ जो बनी हुई हैं और चूड़ी की जड़ से जो डायमीटर है वो है कोर डायमीटर या रूट डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अब हमने क्या किया कि ये पता लगाएं कि कितने डायमीटर का होल करना है। इसके लिए हमने ये देखा कि यहाँ पर जो डी डायमीटर का होल करेंगे तो उसका एरिया कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यह है पाई कैपिटल डी का स्क्वायर अपॉन 4। कैपिटल डी यदि डायमीटर है इसका ड्रिल होल का, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर बाई 4। दिस इज द पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ड्रिल होल। दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, नाउ पाई डी जीरो स्क्वायर बाई 4। पाई डी जीरो स्क्वायर बाई 4 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का आउटसाइड डायमीटर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पाई डी जीरो स्क्वायर बाई 4 है। इसमें से पाई डी सी स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, कौन सा, ये कोर डाया, ये कोर डाया है, ये यहाँ से लेके ये कोर डाया है। तो ये जो कोर डाया का जो मटेरियल है पाई डी सी स्क्वायर बाई 4, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है पाई डी सी स्क्वायर बाई 4, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक का था, ये एक हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसमें से हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया रिमूव कर दिया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास इसमें से ये घटाया आउटसाइड एरिया वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो है हमारा पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसमें से हमने ये घटा दिया। तो ये घटाया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटसाइड वाला एरिया है ये हम रिमूव करेंगे। डी जीरो की
डी पाई डी जीरो का स्क्वायर अपन 4 माइनस पाई डी सी स्क्वायर बाई 4, ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, ये बाहर वाला जो है वो एरिया बचा। अब हमने इसमें से क्या किया, पाई बाई 4 कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा डी स्क्वायर इजक्वल टू डी जीरो का स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका रूट स्क्वायर उठाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, तो d इजक्वल टू इन रूट ऑफ डी जीरो स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायमीटर आ गया, ड्रिल होल का डायमीटर, कि इतने डायमीटर, ये डायमीटर जो है d, इतने का हमें यहाँ पर ये ड्रिल करना है। इतना डायमीटर, इतने डायमीटर का ड्रिल करेंगे, होल बनाएंगे, और होल बना करके इतना मटेरियल हम रिमूव करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये मटेरियल बाहर वाला जो होलो मटेरियल है ये, और ये वाला जो कोर डायाफ्राम मटेरियल है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। नाउ इसमें एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द होल, होल का डायमीटर निकालना है, कि बोल्ट को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देनी है, तो हम उसमें से एक होल कर रहे हैं उसके हेड में, हेड की साइड से। तो डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द होल, होल का डायमीटर निकालना है कि कितने डायमीटर का होल करें, दैट मस्ट बी ड्रिल्ड इन ए M48 बोल्ट। ये ड्रिल करना है, M48 बोल्ट है हमारे पास, मतलब 48 mm डायमीटर का एक बोल्ट है, उसमें से ये ड्रिल करना है, और वो कितना ड्रिल करना है, सच दैट द बोल्ट बिकम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इस तरह इतना करना है कि वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बन जाए। जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि यदि हम उसमें से मटेरियल को रिमूव कर दें, इतना मटेरियल रिमूव कर दें कि जो थ्रेड बनाते समय जितना मटेरियल रिमूव हुआ था, इतना मटेरियल हम इसमें ड्रिल करके निकाल देते हैं, तो जितना थ्रेडेड पार्ट से मटेरियल रिमूव हो रखा है उतना ही मटेरियल हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। इतने डायमीटर का, इतना जो डायमीटर का मटेरियल हम रिमूव कर देंगे तो उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये कितना डायमीटर का होल करना है ये फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए सॉल्यूशन है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, M48 दिया हुआ है। M48 का मतलब हुआ कि उसके जो डायमीटर है बोल्ट का वो 48 mm का डायमीटर है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बोल्ट D0 इक्वल टू 48 mm, ये दिया हुआ है। नाउ फॉर फाइंडिंग DC, अब हमें पहले तो उसका कोड आया निकालना है कि कोड आया कितना है, जो बोल्ट दिया हुआ है उसका पहले तो हमें कोड आया फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आइदर टेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग कोड आया, या तो हम इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड आया है D0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोड आया DC फॉर कोरस सीरीज, D0 के कॉरस्पॉन्ड में जो DC है कोरस सीरीज के लिए वो हम फ्रॉम टेबल, या तो टेबल से मालूम कर लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले टेबल लेक्चर में डिस्कस किया था टेबल के बारे में। तो इस 48 mm डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर 48 mm, इतने ये बोल्ट का जो साइज़ है, इस साइज़ के लिए हम कोड आया जो टेबल में दिया हुआ है, इसके इक्विवेलेंट, इसके रेफरेंस में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, वो हम उसमें टेबल में से देख लेते हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यू, या बाय यूजिंग द रिलेशन DC इक्वल टू 0.84 ऑफ D0, जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यदि टेबल नहीं है हमारे पास, या टेबल से हमें मालूम नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ टेबल, टेबल के एब्सेंस में हम क्या करते हैं कि ये एक रिलेशन है हमारे पास, कोड आया इक्वल टू 0.84 ऑफ D0 या DO, आउटसाइड डायमीटर का 84% ले लेंगे तो वो कोड आया के बराबर होगा। इस रिलेशन से भी हम DC निकाल सकते हैं। तो हमने टेबल देखी, टेबल से जो ये जो आउटसाइड आया है 48 mm, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमने देखा कि DC जो है उसकी वैल्यू है 41.795 mm, दिस इज 41.795 mm। ये हमने देखा था
कि कोर डाया जो है ये 41.795 mm है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम काम में लेंगे। अब नाउ फॉर द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, अब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बोल्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है D इजकल टू D0 की पावर 2 माइनस DC की पावर 2 अंडर रूट D0 की पावर 2 माइनस DC की पावर 2। ये हमने अभी निकाला था हमने यहाँ पर कि D इजकल टू D0 की पावर 2 माइनस DC की पावर 2। तो ये जो फार्मूला है ये हमने यहाँ रखा। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ D0 एंड DC इन द पावर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने D0 और DC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो D0 की वैल्यू है हमारे पास दी हुई है 48 mm और DC की वैल्यू हमने निकाल लिया टेबल से कि ये 41.795 है। यदि ये नहीं होता तो यहाँ पर D0 की वैल्यू रख देते और उसका 84% ले लेते और वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते। तो यहाँ पर टेबल की वैल्यू जो है 41.795 ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने इसको सॉल्व किया। 48 का स्क्वायर हुआ 2304 और 41.795 का स्क्वायर जो हुआ वो 1746.82 हुआ और इसका अंडर रूट निकाला। तो पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इसका अंडर रूट निकाला तो ये 23.6 mm आया। तो ये जो आया 23.6 mm ये डायमीटर आया जो हमें बोल्ट के में ड्रिल करना है। इतने डायमीटर का यदि हम ड्रिल कर दें तो जो मटेरियल रिमूव होगा वो मटेरियल जो जितना उसकी स्ट्रेंथ कम हुई थी थ्रेड की मटेरियल रिमूव होने के बाद कारण, इतना ही इसमें से शंक में से हमने मटेरियल रिमूव कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो थ्रेड की स्ट्रेंथ के बराबर हो गई। तो शंक की स्ट्रेंथ जो है वो थ्रेडेड पोर्शन की स्ट्रेंथ के बराबर हो गई। तो इससे वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो गई बोल्ट की। तो इतने डायमीटर का जो है उससे हमें ड्रिल करना पड़ेगा जिससे कि बोल्ट की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो गई। अब इसमें रेफरेंसेज हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS खुरमी एंड JK गुप्ता। थैंक्स।